अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज जो हम लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है रेस जुडिकाटा। सेक्शन 11 जो है ना CPC 1908 का, वो रेस जुडिकाटा को जो है ना वो डील करता है। और रेस सब जुडिस जो है ना सेक्शन 10 जो है वो रेस सब जुडिस को जो है ना वो डील करता है। रेस सब जुडिस का मतलब था केस पेंडिंग या स्टे सूट। और दूसरा 11 जो है वो रेस जुडिकाटा को जो है ना वो डील करता है। रेस सब जुडिस के बारे में हम एक नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में आपको मैं केस डिसाइडेड के बारे में जो है बताऊंगा, जिसको रेस जुडिकाटा कहते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है? रेस जुडिकाटा इज़ अ लैटिन टर्म, जो कि रेस का मतलब होता है सब्जेक्ट मैटर और जुडिकाटा का मतलब होता है ऑलरेडी डिसाइडेड, फाइनल जुडिशियल डिसीजन बाय कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, इसको हम रेस जुडिकाटा कहते हैं। अच्छा, ये बेस्ड करता है दो लैटिन मैगज़िम पे। कुछ और भी लैटिन मैगज़िम हैं लेकिन इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ। नेमो डेबिट बिस विक्सरी प्रो una et idem causa। It is a Latin maxim which means nobody should be vexed for same act twice। एक ही इंसान को दो दफ़ा सज़ा नहीं दी जाएगी, एक ही एक्ट की वजह से दो दफ़ा सज़ा नहीं उसको दी जाएगी। ठीक है। और दूसरा है रेस जुडिकाटा प्रो वेरिटेट ओक्यूपिटर। तो इसका ये मतलब है कि पार्टीज़ शुड एक्सेप्ट द डिसीजन ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ। पार्टीज़ को कोर्ट ऑफ लॉ का डिसीजन जो है ना वो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये बेस्ड करता है लैटिन मैगज़िम पे। अब हम इसका आगे जो है ना थोड़ी डिटेल से पढ़ते हैं। सेक्शन 11 ऑफ CPC कहता है नो कोर्ट शेल ट्राई टू एनी सूट और इशू इन विच द मैटर डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इन इशू हैज़ बीन डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू in a former suit between the same parties or between parties under whom they are any of them claim litigating under the same title in a court competent to try such subsequent suit or the suit in which the such issue has been subsequently raised and has been heard and finally decided by the such court। ठीक है। अब इसका ये मतलब है कि कोर्ट जो है, कोई कोर्ट नहीं सुनेगी केस को जो कि फॉर्मर सूट हो और सेम पार्टीज़ के दरमियान हो और उनका एनी वन ऑफ द क्लेम जो पार्टीज़ के बिहाफ पे जो ने किसी ने क्लेम किया हुआ था, तो लिटिगेटिंग एट द सेम टाइटल और कॉम्पिटेंट कोर्ट ने जो है ना वो दिया। तो ऐसे फाइनल जिसको फाइनली डिसाइडेड बाय द सच कोर्ट हो चुका हो, तो उसको जो है ना फिर दोबारा केस नहीं फाइल किया जा सकता। इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। एक शख्स है, वो लाहौर में रहता है, तो उसने केस किया A ने B के ख़िलाफ़। ये हम असलम और बाबर कहते हैं, A और B। ठीक है। पार्टीज़ हैं दोनों। डिग्री पास हो गई असलम के हक़ में, और बाबर ने जो है ना फिर जो है किसी और शहर में जाके उसके ख़िलाफ़ केस कर देता है, सियालकोट में जाके केस कर देता है, तो वो बाबर के हक़ में आ जाता है। फिर रहीम यार ख़ान में जाके असलम दोबारा केस करता है, तो वो असलम के हक़ में आ जाता है। तो ये तो फिर प्रोसीडिंग चलती रहनी थी, कभी ख़त्म ही नहीं होनी थी। एक जीत जाता दूसरा कर देता, दूसरा जीता पहला कर देता, तो ये तो काम ख़त्म ही नहीं होता, चलता ही रहना था। अगर ये CPC का सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा ना होता कि जो एक दफ़ा केस डिसाइड हो गया है वो दोबारा फाइल नहीं किया जा सकता। अपील और रिवीजन हायर फोरम में अपील और रिवीजन हायर फोरम में जो है ना उसको अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन नया सूट जो है ना वो कोर्ट ऑफ लॉ में, किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में फाइल नहीं किया जा सकता। अपील और चीज़ है और फाइल को सूट करना वो और, सूट को फाइल करना जो है ना वो और चीज़ होती है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। अब इसके जो है ना पर्पज़ आपको पहले बता देता हूँ कि एंड ऑफ लिटिगेशन बता दिए कि लिटिगेशन कहीं ना कहीं एंड हो जाए। मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स की मल्टीप्लिसिटी जो है ना वो उसको ख़त्म करने के लिए, और क्रिएट जुडिशल सिस्टम की सर्टेनिटी। अब सर्टेनिटी नहीं होगी, अब ये केस चलता जा रहा है, एक शहर से दूसरे शहर चलता है और सर्टेनिटी नहीं होगी। अब एक अगर कोर्ट ऑफ लॉ जो है उसको दे देती है, डिग्री पास कर देती है एक पार्टी के हक़ में, तो फिर ये होगा कि सर्टेनिटी कोर्ट में आ जाएगी कि अब ये बाइंडिंग हो गया पार्टीज़ पे कि वो हायर फोरम में अपील कर सकती हैं, लेकिन कहीं दूसरी किसी और शहर में कोर्ट ऑफ लॉ में जाके वो दोबारा केस फाइल रीओपन नहीं कर सकती। अब हम इसके एसेंशियल्स देख लेते हैं। इसमें एसेंशियल्स है
नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और इशू, कोई कोर्ट नहीं सुनेगी। कौन सा सूट नहीं सुनेगी? फॉर्मर सूट। फॉर्मर सूट वो है जो अर्लियर डिसाइडेड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट। अब देखो, एक शख्स जो बताया था ए था, उसने ए से जी एक जगह भी किया है, ए में भी, लाहौर में भी किया और इस्लामाबाद में भी कर दिया। अब इस्लामाबाद में जो है वो बंदा, दूसरी पार्टी जो है, बाबर जो है ना, वो कहता है कि इसने तो मेरे पे लाहौर में भी एक केस किया हुआ है, तो अब ये इस्लामाबाद में भी आके कर दिया है। तो इस्लामाबाद वाला केस जो है ना, उसको अदालत स्टे लगा देगी, जिसको हमने ऊपर पढ़ा था सेक्शन 10 CPC का, जिसको हम केस पेंडिंग कह रहे थे, जिसको स्टे लगा दिया है। ठीक है, अब दूसरा जो केस है ना वो चलेगा। अब मतलब ये हुआ कि जब एक जो है ए ने एक इस्लामाबाद में, लाहौर में केस किया और इस्लामाबाद में भी जाके कर दिया उसको केस, तो फिर ये हुआ कि दूसरी पार्टी कहेगी कि इसने मेरे पे ना इस्लामाबाद में, लाहौर में भी केस किया हुआ है, तो अब इस्लामाबाद में भी कर दिया है। तो अदालत जो है ना, दूसरा केस जो इस्लामाबाद की है ना, उसको रोक देगी, स्टे लगा देगी, और जो पहले वाला लाहौर वाला केस है ना, वो चलता रहेगा। ठीक है, तो अर्लियर डिसाइडेड बाय द कॉम्पिटेंट को, और जो पहले डिसाइड हो जाएगा ना केस, तो वो अर्लियर केस होगा, वो फॉर्मर सूट होगा जो पहले डिसाइड हो जाएगा, ना कि वो जो पहले फाइल हुआ था। वो फॉर्मर सूट नहीं होगा जो पहले फाइल हुआ था, जो पहले डिसाइड हो जाएगा ना वो फॉर्मर सूट होगा। तो जो पहले डिसाइड हो गया तो उसका जो है ना कॉपी पेस्ट हो जाएगा इफेक्ट दूसरे केस पे भी। मतलब एक शहर में अगर किया, दूसरे शहर में भी कर दिया, एक शहर में जल्दी आ गया, डिसीजन आ गया, दूसरे शहर में सपोज मुल्तान में, या मुल्तान में, लाहौर में, किसी में भी जल्दी आ गया, तो उसका इफेक्ट जो है ना दूसरे पे भी पड़ेगा, कॉपी पेस्ट हो जाएगा उस पर भी। तो डिसीजन एक का ही माना जाएगा। और कॉम्पिटेंट कोर्ट होनी, सेम पार्टीज होनी चाहिए, सेम टाइटल होना चाहिए, कॉम्पिटेंट कोर्ट होना चाहिए। कॉम्पिटेंट कोर्ट मतलब जुरिस्डिक्शन उसकी होनी चाहिए, और टेरिटोरियल सारा कुछ है ना वो कॉम्पिटेंसी में आता है उसका। तो अब ये समझ आ गया होगा, फॉर्मर सूट होना चाहिए। और एनी वन ऑफ द क्लेम, यानी पार्टीज़ जो है ना, बिहाफ ऑफ द पार्टीज़ लीगल हेयर ने अगर फाइल किया हुआ तो वो लिटिगेटिंग है, सेम टाइटल होना चाहिए, कॉम्पिटेंट कोर्ट होना चाहिए, और फाइनली डिसाइडेड बाय सच कॉम्पिटेंट कोर्ट होना चाहिए। तो ऐसा केस जो है ना वो दोबारा फाइल नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब इसके एक्सप्लेनेशन से मैं आपको समझाता हूँ। तो एक्सप्लेनेशन 1 में कह रहा है जी, द एक्सप्रेशन फॉर्मर सूट ऑलरेडी डिसाइडेड सूट, इसको फॉर्मर सूट मतलब ऑलरेडी डिसाइडेड सूट जो हो गया है, शेल डिनोट अ सूट विच हैज़ बीन डिसाइडेड प्रियर टू द सूट इन क्वेश्चन वेदर और नॉट इट वाज इंस्टीट्यूटेड प्रियर देयर टू। मतलब ये कि पहले वो इंस्टीट्यूट हुआ हुआ या नहीं हुआ हुआ, लेकिन जो भी केस जो है पहले डिसाइड हो गया है, दिस इज़ फॉर्मर सूट। ये अगर देखें, एक केस है 6/7/2021 को फाइल हुआ और पेंडिंग है। दूसरा केस होते हैं किसी और शहर में जाके कर दिए 6/7/2022 को, और 6/11/2022 को वो डिसाइड हो जाता है, तो ये फॉर्मर सूट होगा। जो पेंडिंग वाला है वो फॉर्मर सूट नहीं होगा, ये फॉर्मर सूट होगा। तो इसका मतलब ये फॉर्मर सूट जो है ना वो होना चाहिए, इसकी दूसरी कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट होनी चाहिए कि कोर्ट, कॉम्पिटेंट कोर्ट ने फैसला किया। इफ़ द कोर्ट डिसाइडेड द फॉर्मर सूट वाज कॉम्पिटेंट देन रेस जुडिकाटा विल अप्लाई। ठीक है, अगर कॉम्पिटेंट कोर्ट है, उसने फैसला किया है फॉर्मर सूट को, तो फिर वो जो है ना उसको रेस जुडिकाटा उस पर अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद एक्सप्लेनेशन नंबर 3 है, द मैटर अबव रेफर टू मस्ट इन द फॉर्मर सूट हैज़ बीन एलेज्ड बाय वन पार्टी आइदर डिनाइड और एडमिटली एक्सप्रेस और इम्प्लाइडली बाय अदर पार्टी। अगर कुछ इश्यूज़ रेज हो गए हैं और उसमें एक पार्टी ने एलेज किए हैं बाय वन पार्टी और दूसरी पार्टी ने उसको एडमिट या डिनाई कर दिया है, तो जो इश्यूज़ थे वो उसने उस वक्त रेज़ नहीं किए, बाद में उसको याद आया कि ये इश्यूज़ तो मैंने रेज़ नहीं किए, डिस्क्रिप्शन मतलब डिस्क्राइब नहीं कर पाया मैं अपने केस को, और बाद में उसको याद आता है कि नहीं मुझे तो कुछ पॉइंट्स रह गए थे, तो वो पॉइंट्स मैंने अब जो है ना वो डालने हैं। तो ये जो है ना, ये इसको कहते हैं कि डिस्क्राइब नहीं कर पाया केस को, तो वो जो है ना उसके बेस पे भी जो है ना रेस जुडिकाटा उस पर अप्लाई होगा कि बाद में दोबारा वो केस फाइल नहीं कर सकता। जो एक दफ़ा केस चल रहा है सारा कुछ उसी में फ़ाइल करना है आपने, जो जो पॉइंट्स लेने हैं सारा कुछ। दूसरा अगला जो है ना वो आपको मज़ीद क्लियर करेगा। एक्सप्लेनेशन नंबर 4 ये कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा के बारे में आता है, डील बताता है। एनी मैटर विच माइट एंड ऑट टू बी हैव बीन मेड ग्राउंड ऑफ डिफेंस डिफेंडेंट और अटैक जो है ना प्लेंटिफ के जो है ना ये बारे में होता है। इन सच फॉर्मर सूट shall be deemed to have been a matter directly or substantially in issue. In such former suit shall be deemed to have been or a matter directly and substantially in issue in such point.
मतलब ये कि अगर कोई एक डिफेंस नहीं ले सके आप किसी चीज़ के बारे में, तो बाद में एक प्लॉट था, एक घर था किसी का, तो उसने उस घर के बारे में केस किया हुआ था, तो बाद में वो केस करता है, डिफेंस लेता है कि इसके साथ तो कुछ मेरी दुकानें या प्लॉट भी थे, उसका भी मैंने केस करना था, तो वो ग्राउंड जो है ना वो एक दफ़ा ले लिया उसी केस के में, सेम पार्टी सेम टाइटल है, तो पार्टीज़ और टाइटल अगर डिफरेंट है फिर तो केस कर सकता है, लेकिन अगर पार्टीज़ और टाइटल सेम है तो फिर उसके लिए ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर वो नहीं कर सकता अटैक करनी ग्राउंड ऑफ डिफेंस, और अटैक प्लेंटिव दोनों साइड से कोई भी होगा तो वो नहीं ले सकता फिर इस तरह से। तो फिर ये इसमें ज़रा मुश्किल हो जाता है लॉ के मुताबिक जो है ना उसको, तो उस पर रेस जुडिकाटा पर अप्लाई हो जाएगा। तो एक्सप्लेनेशन नंबर 5 जो है ना वो ये कहती है कि एनी रिलीफ क्लेम्ड इन द प्लेंट विच इज़ नॉट एक्सप्रेसली ग्रांटेड बाय द डिक्री। अब यह है कि हमने कुछ रिलीफ्स लिखे हैं 4, एक प्लेंट में सूट किया हमने जो फाइल किया था, तो उसमें 4 हमने ना रिलीफ लिखे थे, उसमें से 3 तो कोर्ट ने मान लिए और एक को रिजेक्ट कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया, इनकार कर। तो जो रिफ्यूज़ किया तो जिसके बारे में एक्सप्रेसली ग्रांट नहीं की डिग्री जिस पॉइंट के बारे में, तो वो उसको रिफ्यूज़ समझा जाएगा। तो उसको फिर हम जो हमें 3 पॉइंट दिए गए हैं तो हमें सिर्फ उन पे जो है ना उनको मानना पड़ेगा, डिग्री पेज द डिग्री ऑर्डर जो होता है। तो बाकी जो जितने भी जो 1 पॉइंट या 2 पॉइंट जो जिस पे भी कोर्ट ने खामोश थी उसको एक्सप्रेसली ग्रांट नहीं किया कोई रिलीफ, तो वो फिर रिफ्यूज़ समझा जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला है लास्ट वाला जो है वेयर पर्सन लिटिगेट द बोना फाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ द पब्लिक राइट और ऑफ ए प्राइवेट राइट क्लेम इन द कॉमन देमसेल्फ एंड अदर ऑल पर्सन इंटरेस्टेड सच राइट शेल फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन बी डीम्ड टू क्लेम अंडर दिस पर्सन ऑफ लिटिगेटिंग। अब ये है कि बोना फाइडे होता है नेक नीयति से और मेला फाइडे होता है मैली नज़र से, जिसको कहते हैं ना देख लें, तो मेला फाइडे जो है बदनीति होती है। अब किसी ने बोना फाइडे पब्लिक राइट पे और अच्छी नीयत से पब्लिक राइट और प्राइवेट राइट क्लेम करने कॉमन देमसेल्फ, तो एक शख्स है जैसे ABCD आर पार्टीज़ हैं, इसमें से A फाइल करता है सूट एंड ऑल अदर्स हैव नो ऑब्जेक्शन, देन BCD कांट फाइल अ न्यू सूट। ठीक है, 4 बंदे हैं और एक ने जो है ना वो फाइल किया है केस, तो सार पर बाइंडिंग आ जाएगा। अब इसकी मैं मिसाल आपको इस तरह देता हूँ कि 5 लोग पार्टीज़ बन के चले जाते हैं कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, वो कहते हैं कि जो है ना 5 लोग पार्टीज़ बन के चले जाते हैं कोर्ट में और कहते हैं कि जी LLB जो है पहले 3 साल का था अब 5 साल का है, तो इसको 3 साल का दोबारा कर दिया जाए। तो अब जो कोर्ट उनके खिलाफ मुस्तरद कर देती है फैसला, LLB 5 साल का ही रहता है, तो वो सारे जितने भी LLB कर रहे हैं ना स्टूडेंट्स, वो उन सब पे अप्लाई होगा। ये नहीं होगा कि जो लोग गए थे सिर्फ उन पे ये अप्लाई होगा, तो वो जो सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव बन के गए थे, वो सारे लॉ स्टूडेंट्स की तरफ से। ठीक है, तो अब जो डिसीजन होगा वो सब लॉ स्टूडेंट्स पे जो है ना वो एप्लीकेबल होगा। तो ये जो है ना एक्सप्लेनेशन नंबर 6 जो है ना वो बताता है। उसके बाद कुछ इसकी एक्सेप्शंस आ जाती हैं। जजमेंट वॉज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, अगर जजमेंट ऑब्टेन की गई थी फ्रॉड से तो भी रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा। कॉम्पिटेंट कोर्ट नहीं थी, डिफरेंट कॉज ऑफ सेक्शन था, पार्टीज डिफरेंट थी और चेंज इन लॉ था। अगर रेस जुडिकाटा की ख़त्म करके कोई और लॉ आ जाता है तो फिर भी उस पर रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद 2 जो हैं इसकी काइंड्स हैं। एक्चुअल रेस जुडिकाटा, इट मीन्स अ मैटर एक्चुअली रिजॉल्व बाय कोर्ट बिटवीन द पार्टीज इन अर्लियर सूट कैन नॉट बी रीओपन थ्रू द सब्सिक्वेंट सूट। अगर एक मैटर डिसाइड हो चुका है तो दोबारा किसी और सब्सिक्वेंट सूट में उसको सेम पार्टीज सेम जो है ना टाइटल और इसमें जो है ना बता चुका हूँ आपको, फॉर्मर सूट जो है ना वो दोबारा रीओपन नहीं किया जा सकता। और कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा में आपको बता दिया मैंने कि एक अगर कोई ग्राउंड ऑफ डिफेंस या अटैक नहीं ले सका था तो दोबारा उसको कहता है कि दोबारा केस उसी फाइल में कर देता है थोड़ी बहुत चेंज करके, लेकिन पार्टीज और टाइटल सारा कुछ सेम है। तो इस तरह से भी फिर रेस जुडिकाटा जो है ना वो उस पर अप्लाई हो जाएगा। इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। कोर्ट ने कंस्ट्रक्ट कर दिया है कि इस पर रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। ठीक है, उसके बाद है डबल जियोपर्डी जो है, ये सेक्शन 403 CRPC जो है ना इसके साथ डील करता है। तो अब ये है कि पर्सन, इसकी डेफिनेशन ये है कि पर्सन वंस कन्विक्टेड और एक्विटेड नॉट टू बी ट्राइड फॉर सेम ऑफेंस। अगर पर्सन जो है ना उसको एक दफ़ा कन्विक्ट कर दिया गया है और एक्विक्ट कर दिया गया है
तो उसको फिर जो है ना एक ही जुर्म के बारे में बार बार सज़ा नहीं दी जाएगी उसको। मतलब एक दफ़ा एक जुर्म हुआ है, वो रिहा हो गया, 2 महीने बाद फिर उसी जुर्म पे उसको जो है ना सज़ा दे दी जाए। उसने हालांकि जुर्म कमिट भी नहीं किया और फिर उसको दोबारा सज़ा दी जाए, ऐसे नहीं हो सकता। एक जुर्म पे एक दफ़ा ही सज़ा दी जाएगी। अगर दोबारा जुर्म करेगा, साबित होगा, केस चलेगा, तो फिर वो अलग नेचर की बात बन जाती है। लेकिन अगर एक ही केस के बारे में उसको बार बार सज़ा देती जाए कोर्ट, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसको डबल जियोपर्डी कहते हैं। वंस पर्सन कन्विक्ट हो गया या एक्विट हो गया तो दोबारा जो है ना सेम ऑफेंस पे जो है ना उसको सज़ा नहीं दी जाएगी। इसी तरह सेक्शन 13 जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, वो भी डबल पनिशमेंट के बारे में जो है ना बताता है कि डबल पनिशमेंट जो है ना प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट एंड सेल्फ इंक्रीमेटिंग जो है ना 13 नंबर जो है ना इसको बारे में बताता है। नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड और पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। ये भी वही कह रहा है और डबल जियोपर्डी भी वही कह रहा है। और रेस जुडिकाटा जो है ना वो भी यही कह रहा था कि एक सूट को बार बार जो है ना आप फाइल नहीं कर सकते डिफरेंट कोर्ट्स ऑफ लॉ में। तो ये सारा रेस जुडिकाटा था। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा समराइज़ कर देता हूँ। इसका मीनिंग जो होता है सब्जेक्ट मैटर, रेस मीनिंग सब्जेक्ट मैटर, जुडिकाटा ऑलरेडी डिसाइडेड। जो सब्जेक्ट मैटर ऑलरेडी डिसाइड हो जाएगा तो उस पर दोबारा केस नहीं किया जा सकता। नेमो डेविड बिस विक्सारी प्रो ऊना इडम कॉजा, ये जो इसकी लेटर मैक्सिम थे 2। इसके मतलब ये ना एक ही बंदे को 2 बार वैक्स नहीं किया जा सकता ट्वाइस पे एक ही एक्ट पे। उसके बाद हमने ये देखी, इसकी डेफिनेशन देखी और उसके बाद एग्जांपल देखी। और इसका पर्पज़ ये होता है कि एंड ऑफ लिटिगेशन, मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग, क्रिएट जुडिशियल सिस्टम सर्टेनिटी। और एसेंशियल्स देखे हमने, सेम टाइटल, सेम पार्टीज, फॉर्मर सूट, कॉम्पिटेंट कोर्ट ने अगर फैसला दे दिया है तो वो इनफ होगा, उस पार्टीज़ को मानना पड़ेगा और दोबारा नया सूट वो फाइल नहीं कर सकेंगी। ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखी हमने, 1 to 6 एक्सप्लेनेशन थी। उसके बाद हमने फिर एक्सेप्शन देखी कि कब ये अप्लाई नहीं होगा। जजमेंट अपटेंड बाय फ्रॉड, नो कॉम्पिटेंट कोर्ट नहीं थी। अगर डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शन था, पार्टीज डिफरेंट थी, एनी चेंज इन लॉ था, एक्चुअल और फिर कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा हमने देखा, डबल जियोपर्डी और फिर डबल पनिशमेंट जो है ना सेक्शन 13 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि फंडामेंटल राइट्स के साथ जो है ना वो डील करता है। सेक्शन 13 जो है ना ये सेक्शन फंडामेंटल राइट्स में आता है, सेक्शन 13 भी। तो ये भी जो है ना इसको मैं आपको एक पूरे जो है ना फंडामेंटल राइट्स ऑफ पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में एक लेक्चर में अपलोड करूँगा, तो उसमें आपको ज़रा ये क्लियर समझ आ जाएगी। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो मैं इसकी वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल जो है साथ अटैच कर दूँगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।